नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को आप याद करिए, उनके हाव भाव, जिस तरीके से, जिस भाव भंगिमा के साथ वो बात करती थी। अब उनकी वैकेंसी ऐसा लग रहा है कि संसद में खाली हो गई है और उसको भरने वाला व्यक्ति बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत है। क्योंकि जिस तेजी से और जिस उबाल के साथ स्मृति ईरानी बोलती थी, कुछ वही तेजी कंगना रनौत में आई है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब स्मृति ईरानी अपने आप को एक मैच्योर और सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है, जो कि उनके अभी हाल के एक इंटरव्यू में जहां पर वो राहुल गांधी की राजनीति की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। और उसी का ठीक कॉन्ट्रास्ट कंगना रनौत का दिख रहा है, जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं। और वो अपने हर इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात कह रही हैं जिससे कि बीजेपी की बेइज्जती हो रही है। पहले वो कुछ किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि वो हत्यारे हैं और बलात्कारी हैं। और उसके बाद हर दिन वो अपने इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही हैं जहां पर बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में जो लल्लन टॉप के एंकर है सौरभ द्विवेदी, उनको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। और वो इंटरव्यू आपको ये समझना चाहिए तब दिया है जबकि उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है। उनको तलब किया गया था, उनके बेतुके बयानों की वजह से पार्टी को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, ये कहते हुए कि पार्टी कंगना रनौत के बयानों से अपने आप को अलग करती है, ये उनकी निजी राय है। और 2 बार तलब करने के बाद भी कल कंगना रनौत ने जो लल्लन टॉप के एंकर सौरभ द्विवेदी को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो ये कहती हैं, अगर आप उसकी छोटी सी क्लिप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो ये कह रही हैं सौरभ द्विवेदी से कि जातिगत जनगणना कराने की जरूरत क्या है। यानी कि वो ये कह रही हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है। अपने उसी इंटरव्यू में, और जो क्लिप काफी वायरल हुई है, उसमें वो ये कहती हैं कि देखिए हमारे आसपास के एक्टर्स की तो कोई जाति है नहीं, जातिगत जनगणना कराने की जरूरत क्या है। तो उसी को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैं चाहती हूं कि इस क्लिप को, आप एक छोटी सी क्लिप है उसकी, आप झलक सुने और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों पता क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा जातियां है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको तो जो ये क्लिप जो आपने देखा, इसमें जो सबसे शर्मनाक बातें क्या हैं उसको समझना चाहिए कि एक लोकसभा सांसद जो कि चुनकर आई है, और हम उसके बारे में ये उपेक्षा करते हैं कि जो भी सांसद है उसको कम से कम देश का इतिहास, देश के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं राजनीति के, वो तो पता होगा। लेकिन आज कंगना रनौत ने ये साबित कर दिया कि पद्मश्री जीतने से या बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने से कोई नीतिगत बातें नहीं कर सकता। भले ही वो देखने में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, भले ही वो एक बड़ी जीत के साथ वो लोकसभा के अंदर, अब वो लोकसभा की सांसद बन गई हो, लेकिन जब वो मुंह खोलती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब कुछ ना कुछ कहर वो ढाएंगी पार्टी पर। और अब बीजेपी भी ऐसा लग रहा है कि उनसे डरने लगी है कि कब वो बोलेंगी और कब बीजेपी को अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। अब इसी इंटरव्यू में जो लल्लन टॉप को ही जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सवाल खड़ा किया है। उसके बाद जो सबसे शर्मनाक बात कि उनको अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में ही जानकारी नहीं है। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। वो पहली बात तो रामनाथ कोविंद का, जो कि आदरणीय रामनाथ कोविंद का नाम वो क्या लेती हैं, उनको राम कोविड कहती हैं, कोविंद नहीं, कोविड यानी कि COVID। रामनाथ कोविंद का नाम वो राम कोविड बताती हैं। उसके बाद उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। जब वो कहती हैं कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, तो सौरभ द्विवेदी उनको करेक्ट करते हैं कि नहीं, पहले के.आर. नारायणन थे। और फिर उसके बाद वो कहती है, सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन आई हैव, यानी कि जो मेरे
मेरी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो सॉरी फील करती हैं, अपोलोजाइज करती हैं, लेकिन क्या आप इन बातों को माफ कर देंगे? एक लोकसभा सांसद अगर इस तरीके की बात, इस तरीके की बेतुकी बातें अपने इंटरव्यू में करता है, तो आप उसको कैसे माफ करेंगे? और क्या आज आप ये नहीं कहेंगे कि कंगना रनौत इस समय विपक्ष के लिए एक जैकपॉट के रूप में साबित हो रही हैं? क्योंकि वो इधर उन्होंने मुंह खोला और विपक्ष को तुरंत एक हथियार मिल जाता है मोदी सरकार को उधेड़ने का, मोदी सरकार को यह बताने का कि देखिए आपने बिना दिमाग अप्लाई किए कैसे सांसदों को आपने संसद के अंदर बैठा दिया है, जिनको उनके राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, जिनको अफर्मेटिव एक्शन के बारे में नहीं पता, जिनको जातिगत गणना जनगणना के बारे में नहीं पता। मजे की बात यह है कि सौरभ द्विवेदी जब उनको ये काउंटर करते हैं कि देखिए एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये कहता है कि दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ बलात्कार होता है, दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, तो फिर वो उसको किस बात से काउंटर करती हैं? वो ये कहती हैं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवर्णों के साथ ही ये सब हो? ये जो बेतुका काउंटर देती हैं, जो बेतुकी बातें वो अपने आप करती हैं, उससे एंकर तो शर्मसार होता ही है, साथ में वो अपनी पार्टी की नैया भी किस तरीके से डुबो रही हैं। मैं जब इंटरव्यू देख रही थी और काफी लोग इसको लेकर लिख रहे हैं कि भाई सलाम हो सौरभ द्विवेदी का, सलाम करते हैं लोग कि किस तरह से उन्होंने कंगना रनौत के इंटरव्यू को झेला, और उसी तरीके से वो लगातार कई चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं और अपने हर इंटरव्यू में वो इस तरीके की बातें कर रही हैं कि एंकर को समझ में नहीं आता कि वो दाएं देखे या बाएं, और किस तरीके से काउंटर भी करे, क्योंकि जब एक एंकर इंटरव्यू लेता है और उसको काउंटर करता है तो काउंटर आप तथ्यों के आधार पर करते हैं, लेकिन जब सामने बैठा व्यक्ति इतनी ऊल जलूल बातें करे जिसके पास कोई आधार नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, और लोग यही कह रहे हैं कि बद दिमाग, मुझे बोलने में अजीब लगता है क्योंकि वो भी एक महिला है और एक महिला होने के नाते किसी को ये कहना कि वो एक बद दिमाग महिला है तो मुझे थोड़ा सा डिमीनिंग लगता है इस बात को बोलने के लिए। लेकिन क्योंकि वो लोकसभा सांसद है, पूरी दुनिया उनको सुन रही है और देख रही है कि वो किस तरीके की बेतुकी बातें कर रही हैं, तो आज एक महिला पत्रकार होने के नाते, एक महिला एंकर होने के नाते मैं इस चीज का बचाव कैसे कर सकती हूँ? मेरी लाख सिंपैथी हो कंगना रनौत के साथ कि नहीं भाई ठीक है, उनको ज्यादा पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, वो बॉलीवुड का उनके पास बैकग्राउंड है, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति संसद में चुनकर आया है उससे ये तो मिनिमली एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि ये बेसिक चीजें कि कौन सा राष्ट्रपति कब चुना गया, उसका पूरा नाम क्या है, जातिगत जनगणना का महत्व क्या है, कम से कम ये बेसिक जानकारी लेकर तो वो किसी इंटरव्यू में बैठे। वो उस इंटरव्यू में जब कंगना रनौत बैठ रही थी तो उनके पीआर के जो लोग हैं जो उनको बताते हैं कि मैडम ये बोलिए वो बोलिए, तो क्या वो उनकी बातें नहीं सुनती, या फिर उनके सलाहकार उनको सही राय नहीं दे रहे हैं, या फिर वो अब किसी की सुनती नहीं है, वो मोदी जी के कंट्रोल के बाहर है। जेपी नड्डा ने उनको तलब किया था, क्या वो जेपी नड्डा के कंट्रोल के बियॉन्ड है? क्योंकि जेपी नड्डा ने तलब करने के बाद अगर उन्होंने जातिगत जनगणना पर इतना शर्मनाक इंटरव्यू दिया है तो उसे आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि कंगना रनौत किसी की सुनती नहीं है, ना जेपी नड्डा की सुनती है, ना उनको पार्टी के सम्मान का कोई लिहाज है कि भाई अगर मैं मुंह खोलूंगी, मेरे खिलाफ पार्टी ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि भाई इस तरीके के बेतुके बयान अगर वो देती हैं, पॉलिसी मैटर्स पर वो नहीं बोलेंगी, ये भी बातें निकल कर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने जातिगत जनगणना पर बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कंगना रनौत ना अपने पार्टी में किसी की बात सुनती है, ना मोदी सरकार की बात सुनती है, वो केवल और केवल अपनी राह पर चल रही हैं, मुंह खोलती हैं और उनके मुंह से शब्द निकले हुए तोप की तरह साबित हो रहे हैं, और जैसे कि एक गोला दागा जाता है उसी तरह से वो गोला वो बीजेपी के सीने पर दागती हुई चली जा रही है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं लल्लन टॉप को इस इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, तमाम लोग उसको लिख रहे हैं। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेट का मैं ट्वीट आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है। उसमें वो कहती है, आज फिर बीजेपी एमपी कंगना ने कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति, मेरे आसपास जाति जैसा कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद लिखती है कि मैडम आप ठहरी सवर्ण, अमीर, स्टार, सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत। पूर्ण वक्तव्य जरूर सुनिए। और फिर वो कहती हैं कि और अब तो मोदी जी चुप्पी तोड़िए, हमें नहीं तो अपने घटक दलों यानी कि जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान को अपना स्टैंड तो बता दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सुप्रिया श्रीनेट ये लिख रही हैं तो क्या पार्टी इस स्टैंड से इत्तेफाक रखती है, क्या पार्टी उनकी इस राय से सहमत है? कहीं ना कहीं बीजेपी को ये इस बात को बताना तो पड़ेगा। और ये सब तब
जबकि उनको उनके ऊपर गैग ऑर्डर लगा दिया गया है कि आप नीतिगत मामलों में नहीं बोलेंगी, लेकिन फिर भी कंगना रनौत उछल उछल कर इंटरव्यूज देती है और कुछ भी बेतुकी बातें करती हुई सुनाई पड़ती हैं। अब देखिए एक और ट्वीट स्वाति मिश्रा का, वो क्या लिख रही हैं, पिछली बार बीजेपी ने कंगना के बयान से पल्ला झाड़ा था, इस इंटरव्यू के बाद कहीं कंगना से ही पल्ला ना झाड़ लिया जाए। तो क्या बीजेपी कंगना से पल्ला झाड़ेगी? अभी तो फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उसी तरीके से बीवी श्रीनिवास का एक ट्वीट है, आप ये देखिए, इतिहास हम शर्मिंदा हैं क्योंकि कंगना का भारत 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था। ये उनके पुराना ट्वीट, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 2014 में असली आजादी आई थी। तो उसी तरीके के जो बेतुके बयान है। एक और ट्वीट है मुबारक नाम के ट्विटर हैंडल से, कंगना का हर नया इंटरव्यू अपने आप में एक नगीना है, बार बार भस्मासुर की कहानी याद आ जाती है। यानी कि बीजेपी को वो अब ले डूबने का काम करेंगी और विपक्ष को जिंदा करने का काम कर रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कंगना रनौत अब विपक्ष के लिए एक जैकपॉट के रूप में साबित हो रही हैं। अब इसी लल्लन टॉप के इंटरव्यू को लेके बीवी श्रीनिवास ने क्या लिखा है, मैं वो आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ स्क्रीन पर। जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद कंगना का ये निजी नहीं, बीजेपी का आधिकारिक बयान है, क्योंकि जेपी नड्डा से मिलने के बाद, पार्टी से मिली नसीहत के बाद इन्होंने ये बयान दोहराया है। साफ है बीजेपी को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यूज के जरिए बीजेपी को खत्म करने की सुपारी ले ली है। और बात मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब पार्टी के अध्यक्ष उनको समझाते हैं कि भाई आप संभल कर बोलिए, आप चुप रह के थोड़ा सा बोलिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, नीतिगत मामलों में मत बोलिए, लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना को लेकर वो बोल गई, जहां पर उनको जातिगत जनगणना का मतलब भी नहीं पता। उनको ये नफा, उसका नुकसान, उसका आगा, उसका पीछा, उनको कोई ज्ञान उस बात का नहीं है, लेकिन फिर भी वो जातिगत जनगणना के बारे में बोल गई। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या कंगना से अब बीजेपी को पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अगले साल बिहार जैसे राज्य में चुनाव है। क्या कंगना रनौत इसी तरीके के इंटरव्यू दे देकर बीजेपी के लिए इस तरीके से एक असहज सिचुएशन क्रिएट करती रहेंगी और पार्टी उनको चुपचाप सुनती रहेगी? कब तक सहेगी कंगना रनौत को बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है। और आप लगातार देखिए कि अभी कल तो उन्होंने लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी को इंटरव्यू दिया था, उसके पहले, उसके ठीक एक दिन पहले न्यूज 24 में मानव गुप्ता को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस मानव गुप्ता के इंटरव्यू में उन्होंने क्या बात कही है। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता, फिर तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको आज ये जो अपॉर्चुनिटी है किस बेसिस पे मिली है? उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी किस आधार पर उनको एलओपी बना दिया गया। फिर मानव गुप्ता उसको काउंटर भी कहते हैं कि किस आधार पर, भाई वो उन्होंने 99 सीट जीती थी पहले और 10% आपको वोट शेयर चाहिए होता है और उसके बाद फिर आप एलओपी के अध्यक्ष पद के लिए आप बिल्कुल बिफिटिंग हैं। तो उस बात का वो कहती है कि अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो फिर तो मेरे पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं है। इस तरीके के ऊल जलूल इंटरव्यूज वो दे रही हैं। इसके पहले उन्होंने अंजना ओम कश्यप को आज तक पर जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश जलाने का काम कर रहे हैं। जाति की बात करके राहुल गांधी देश को जलाने का काम कर रहे हैं और वो एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। इस तरीके के बयान कंगना रनौत ने दिए हैं। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे कि जहां पर एक ऐसी लोकसभा सांसद जिसको कि कोई पॉलिसी मैटर्स के बारे में पता नहीं है, जिसको देश के राष्ट्रपति का पूरा नाम नहीं पता, जिसको एनसीआरबी का डेटा, उसका महत्व क्या है, एफर्मेटिव एक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या कंगना रनौत को संसद में बैठना चाहिए? क्या कंगना रनौत संसद में बैठने लायक हैं? क्या कंगना रनौत इंटरव्यूज देने लायक हैं? क्योंकि इस समय लोग उनकी आईक्यू देख रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया आप उठाकर देख ले तो मैंने जैसा फिर से कहा कि एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे शर्म आती है ये बात बोलने में कि जब लोग लिखते हैं कि इनका आईक्यू लेवल कैसा है। शी इज वन ऑफ द लोएस्ट आईक्यू लेवल्स एमपी इन द कंट्री। लोग लिख रहे हैं, मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं एक महिला हूं और
अगर इस तरीके से आपके बारे में कोई बात करे कि इनका आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है, इनको बेसिक जानकारियां नहीं है, अगर आज मेरे बारे में कोई ये बोले कि यार ये कैसी बेतुकी एंकर है, कुछ भी उल जलूल बात करती है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं इसे क्या समझूंगी? मैं यही समझूंगी ना कि लोग मेरा इंसल्ट लोग कर रहे हैं, मेरे बारे में मेरी आईक्यू लेवल को लोग उस पर जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत को शर्म नहीं है। कंगना रनौत को लगता है कि वो कुछ भी बोल जाएंगी और उनको माफ कर दिया जाएगा। और माफ क्यों किया जा रहा है? क्या उनको साहिब का आशीर्वाद है? क्या उनको बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उसने ये कह दिया है कि कंगना तुम कुछ भी बोल जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको खुली छूट है, आप कुछ भी बोलिए, आप जितना भी पार्टी का नुकसान चाहें तो आप करिए, लेकिन आप इंटरव्यू इसी तरीके से बेतुके इंटरव्यूज देते रहिए। तो आज कंगना पार्टी की बेइज्जती तो कर ही रही है, बीजेपी की बेइज्जती तो कर ही रही है, साथ में इंडिविजुअली वो अपनी कितनी खुद की इंसल्ट करा रही हैं। आज सबसे बड़ा सवाल उनकी जो ब्रांडिंग करता है, उनकी जो पीआर टीम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कंगना रनौत इसी तरीके से अगर बेतुके इंटरव्यूज देती रहेंगी तो फिर कंगना रनौत का व्यक्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। और एक बॉलीवुड क्वीन जो कि क्वीन के नाम से जानी जाती है, पद्मश्री विनर है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, लोकसभा की सांसद हैं, मंडी से जीत कर आई हैं, अब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, लोगों ने कुछ तो देखकर उनको वोट दिया होगा, कम से कम उसी जनता का ख्याल कर ले। और कंगना रनौत, फॉर हेवन सेक, आज सब लोग यही कह रहे हैं कि चुप हो जाएं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप उनको बोलने दीजिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है शकील अख्तर का, जो कि एक पत्रकार हैं और यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने क्या लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको देखिएगा अपनी स्क्रीन पे। ये शकील अख्तर का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। कंगना रनौत के पीछे मत पड़ो, उन्हें बोलने दो, ताली बजाओ, वाह वाह करो, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू अरेंज करवाओ, उनका बेस्ट अभी आना बाकी है, टीका टिप्पणी करके उसे रोको मत, देश के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, उन्हें बोलने दो। यानी कि शकील अख्तर का इस ट्वीट को पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर बेस्ट उनका आना बाकी है तो वो अभी क्या बोलेंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वो बोल जाए कि मोदी जी की गद्दी खतरे में पड़ जाए। वैसे तो खतरे में है ही, लेकिन अगर कंगना इस तरीके से रोज मुंह खोलेंगी तो फिर या तो वो पार्टी में रहेंगी और या तो मोदी जी रहेंगे। कुछ इस तरीके की स्थिति कंगना ने अपने आप के लिए खड़ी कर दी है। लेकिन मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगी कि एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे शर्म आती है इस बात को कहने में, लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हूं, क्योंकि जब आप पॉलिसी मैटर्स पर बोलते हैं, जब आप खुद एक सांसद हैं और आप अगर इस तरीके की बातें, वो भी भरे इंटरव्यूज में दे रहे हैं, जो लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पर जाकर इस तरीके के बेतुके बयान आप दे रहे हैं, तो लोग आपके आईक्यू लेवल के बारे में तो पूछेंगे ही ना। आज कंगना से ही ये सवाल है कि क्यों अपने आप को वो इतनी मूर्ख सांसद साबित करने में लगी हुई हैं। एक महिला होने के नाते मैं आज कंगना से ये सवाल कर रही हूं कि इस तरीके के बेतुके बयान देकर आप खुद अपने आप को लोगों की नजरों में इतना गिराने की क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है आपकी? इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।